112 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। दूसरी बार 105 के बाद 119 सीट दी गई थी, वो भी अंक लगता है छू देगी। 116 116 119 विदर्भ के, हाँ विदर्भ वाले आंकड़े बताइए। हाँ। एक तो देवेंद्र फडणवीस अपनी खुद की सीट पे आगे चल रहे हैं और दूसरा विदर्भ में बीजेपी ने बात की एक अलग राज्य की। विदर्भ के अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस वक्त बीजेपी 30 सीटों पे आगे चल रही है, पिछली बार से 12 सीटें ज्यादा। शिवसेना 12 सीटों पे आगे चल रही है, पिछली बार से 4 सीटें ज्यादा। कांग्रेस 10 सीटों पे आगे चल रही है, पिछली दफा से 13 सीटें कम। और एनसीपी 1 सीट पे आगे चल रही है, पिछली दफा से 3 सीटें कम। लेकिन इसमें सुधांशु जी दिक्कत है, अगर आपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, वो नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस अलग से वादा कर चुके हैं, हालांकि आपके मैनिफेस्टो में नहीं है वो, कि विदर्भ को अलग राज्य बनाएंगे, तो फिर होगा क्या? देखिए, हमारा और शिवसेना का एक मतभेद हमेशा रहा है विदर्भ को। वो हम जानते हैं, इतिहास की बात है, मैं आगे की बात कर। अब आगे तो हमने वायदा तो अभी करा नहीं। आपके पार्टी सुनिए, इस मैनिफेस्टो में ये बड़ा सोच समझ के हुआ था कि क्या आपको विदर्भ के बारे में वायदा करना है या नहीं करना है। नहीं हुआ है। अब आगे जो सहमति बनेगी ऐसा नहीं है। देखिए 93 में भुवनेश्वर में बैठक हुई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने मुहर लगाई थी, और तब नागपुर के सांसद बनवारी लाल पुरोहित ने उनसे पूछा था क्या बनाएंगे, बोले जब तक शिवसेना नहीं बना सकते हैं। अब शिवसेना नहीं है। हम अब ये बार हमारा मैनिफेस्टो शिवसेना के बिना था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं उसमें नहीं तय करा नहीं था, इसका उसमें मतलब तय नहीं करा हमने। तो ये आगे देखेंगे ना क्या होता है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछली बार 2009 में एमएनएस की भी बात हो रही थी। एमएनएस जो थी वो बेसिकली वोट कटवा पार्टी थी। 28 सीट विधानसभा की एमएनएस ने शिवसेना और बीजेपी को हरवाया। उसमें हमें तो हरवाया 12 पे, 16 पे उनको हरवाया। एक वोट कटवा पार्टी बार बार नहीं चलती है। एक बार हो गई, लोग समझ गए, इसीलिए अब की बार आप उनका देख रहे हैं कि खाता खुलना मुश्किल हो रहा है। इनसे सुधांशु से एक बात पूछ ले कि क्या शिवसेना के साथ इस बार गठबंधन करेगी बीजेपी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सबको लेके चलेंगे साथ, तो क्या शिवसेना के साथ अगर आप लोग आ भी गए, आपकी मेजोरिटी आ भी गई, तभी बहुमत आ भी गया, सेना कर लेंगे साथ, क्योंकि एनडीए में तो है शिवसेना। देखिए, एनडीए में थे, अब की बार चुनाव अलग अलग लड़े। होता क्या है कि जिसके साथ आप चुनाव, तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार अकेली नहीं, मैं जिसमें आप चुनाव साथ लड़े, मेजॉरिटी आने के बाद भी आप उनको लेके साथ चलते हैं। दर्शकों को बताएं कि जो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, एनसीपी के बड़े बड़े नाम, वो इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं मुक्तिनगर से, जहां पे एकनाथ खड़से लड़ते हैं, वो हार रहे हैं इस वक्त अपनी सीट पर। नागपुर से हाँ अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं इस वक्त। देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर, नागपुर साउथ वेस्ट की सीट पर आगे चल रहे हैं। छगन भुजबल एनसीपी के येवला वाली सीट पर आगे चल रहे हैं। अबू आजमी जो कि भिवंडी ईस्ट से लड़ते हैं, वो पिछड़ रहे हैं। विनोद तावड़े बोरीवली की सीट से आगे चल रहे हैं। कृपाशंकर सिंह कलीना की सीट से पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। साथ के साथ धारावी में एकनाथ गायकवाड़ पीछे चल रहे हैं। अजीत पवार अपनी सीट पर बारामती में इस वक्त आगे हैं। पंकजा मुंडे अपनी सीट जो कि परली से आती हैं, बीड़ पे वहाँ पे जीत रही हैं। अहम बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की लड़की परिणीति अपनी सीट पर, शोलापुर की सीट पर पिछड़ रही है इस वक्त। अहम बात है वहीं पर तो और ये हरियाणा की जानकारी एक अहम बात प्रसून जी, और कराड़ साउथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सीट है, जहां पर बड़ी टक्कर की लड़ाई चल रही है इस वक्त, पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं। नारायण राणे हालांकि कुदल की सीट पर पीछे चल रहे हैं। और इन सब के बीच हरियाणा की दो महत्वपूर्ण जानकारी, अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई पीछे चल रहे हैं। चंद्रमोहन जिन्होंने एक विवाह किया था बड़ा, उस पर वो भी पीछे चल रहे हैं। क्या नाम था उनका? हाँ, कुछ चांद फिदा। लेकिन आप लोग के लिए खतरे की घंटी एकनाथ खड़से को लेकर है, वो पीछे चल रहे हैं, जिसकी जानकारी हो सकता है कि आगे चल के चेंज भी हो सकता है, पर हालांकि इस वक्त तो दूसरे पीछे में आप बड़े उत्साह में आते इधर। हाँ ऐसा है क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति जो है सामने दिख रही है, भाजपा की स्वीकार्यता दिख रही है ना, इसलिए वो जीत जाएंगे। नहीं, पर हम आपको बताएं प्रसून जी कि इस वक्त विनोद शर्मा जो कि बहुत कद्दावर नेता है, अम्बाला सिटी से लड़ रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, कैथल की सीट पर। वंदना शर्मा गए थे कृपा शंकर जी मंदिर में, हमारी संवाददाता ने पूछा था, वो खुद पीछे चल रहे हैं। बप्पा के मंदिर में गए थे। एक बात इसमें जाहिर है, बप्पा के मंदिर में जाने जो लोग दबंग राजनीति करते थे और हरियाणा की जो छवि थी कि दबंग लोगों का प्रभुत्व है, उसको जनता ने नकार दिया है। एक डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस जो हरियाणा में आया है, उसने जाट, नॉन जाट, गुजर, इन सबको एक करके एक वोटर्स में परिणत किया है। इसको हम ये देखें कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हरियाणा बाहर आ गई है। एक बात प्रसून जी देखिए कि हरियाणा का विकास किस पर निर्भर था? रियल एस्टेट पर निर्भर था। जमीन बेचो और जीडीपी बढ़ाओ, और उसमें भ्रष्टाचार जितनी अधिक थी, वो आम जनता को कोई राहत देने वाला विकास नहीं था।
आज आम जनता उससे बाहर निकलकर विकास का जो नरेंद्र मोदी ने मैप दिया है उसको स्वीकार किया है, जो एक गुजरात मॉडल के रूप में जो उन्होंने देश में एक नया मॉडल देने की कोशिश किया कि विकास के रास्ते पर राज्यों को चलना चाहिए। एक बात और आपने और पूछा था कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी तब क्या होगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी ने एक टीम इंडिया की बात कही थी। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में होना चाहिए था उसकी जगह कन्फ्रंटेशनिस्ट फेडरलिज्म आ गया था। आज फिर से टीम इंडिया में एक कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद की एक शुरुआत इस दौर में होगी और यह देश के विकास के लिए कह जरूरी रहे हैं, है। लेकिन कैसे होगी, मतलब हमको लगता है रियल ये आप एस्टेट की बात इन्होंने की तो मुझको ख्याल आया कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने की संभावना है, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का मामला जो नरेंद्र मोदी खुद उठा के आए थे, राजस्थान में कुछ हुआ नहीं हुआ, हरियाणा में शायद कुछ हो जाए। कहाँ जाओ देखिए, करेंगे कुछ? राकेश जी जो कह रहे हैं शायद होगा, मुझे लगता है राकेश जी जो कह रहे हैं वो ओवर रीडिंग ऑफ द रिजल्ट वही हमें लग रहा है कि क्योंकि ये जब होना देखिए चाहिए, आइडियल स्थिति आप बता रहे हैं। नहीं देखिए, जब वोटों का आकलन आएगा, अभी तो हम सीटों को देख रहे हैं, आप देखेंगे बीजेपी को इस बात का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि उसके अपोजिशन जो है बटा हुआ है। हरियाणा में इतनी आंधी के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी 30% वोट को पार कर पाएगी, 30-31, और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे 29-30%। इस बात को हमें मानना चाहिए कि बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, अपोजिशन उसके खिलाफ बटे हुए हैं। जो सीटें तो हमेशा शिवसेना हुआ है। देना चाह रही थी बीजेपी को, बीजेपी 127 सीट पर आगे चल रही है। यानी जो फार्मूला अगर नहीं माना बीजेपी ने शिवसेना को, तो इसके कितना अनुकूल है ये रुझान बतला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी, आप लोग 151 के मॉडल पे क्यों चल रहे हैं, शिवसेना को कह रही थी, और शिवसेना देने को तैयार नहीं थी। कह रही थी 150 हम ले लेते हैं, 130 आप ले लीजिए, 8 सीट अदर को दे दीजिए। तो बीजेपी अपने 124 अब उस लाइन को पार कर गए, 127 सीट पर मौजूदा वक्त अमित शाह में। ने कहा कि 127 सीटों की हमने मांग की थी, अगर हमारा आखिरी फॉर्मूला था कि 127 सीटें हमें दे दो तो हम आपके साथ लड़ जाएंगे, और वही 127 के आंकड़े पर इस वक्त बीजेपी पहुंच गई। तो इसका उससे भी मतलब आगे बीजेपी, निकलेंगे। लेकिन एक जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी चाहती थी दिखाना कांग्रेस को कि हम सीनियर पार्टनर हैं, वो तो ना हुआ क्योंकि कांग्रेस वहां पर आगे निकल एक गई। और इसमें है प्रश्न जी, सामना क्लिक जो है, सामना अखबार से जुड़ा हुआ एक क्लिक है, उसने उद्धव ठाकरे को बहुत मिसगाइड किया है, महत्वाकांक्षा जगाया है, और उद्धव ठाकरे इस बात को भूल गए कि बाला साहब ठाकरे नहीं है। जो परिस्थितियां बदली, बाला साहब ठाकरे की जो लिगेसी है उसका शिवसेना अकेला हकदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग बाला साहब ठाकरे के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता था, और भारतीय जनता पार्टी उनके लिगेसी को ले रही है। नहीं, मुश्किल देखिए यही है, आप इसको थोड़ा समझिए। बाला साहब ठाकरे ने कारणिक अखबार में इसी रूप में लिखा करते थे जिस रूप में आज सामना लिख रहा है। कार्टून उतने ही तीखे बनाते थे, और जो राज ठाकरे कह रहे हैं उससे ज़्यादा बाला साहब तो हिंदी तक नहीं बोल पाते थे, गाली देते थे तो मराठी में ही गाली ऐसी वैसी, और गाली से ही बात शुरू करते थे। तो हमें लगता है कि बाला साहब ठाकरे का ऑरा खत्म हो गया, उनकी विरासत उन दो चेहरों के आश्रय नहीं चल सकती है। अब ये मान लिया, इसलिए इनको बदलना चाहिए। और एक और, शरद पवार का आपने सवाल पूछा था, देखिए उनका करिश्मा गिरने का सिर्फ कारण यह नहीं है कि भ्रष्टाचार, जिस तरह का एक कोऑपरेटिव माफिया महाराष्ट्र में हो रहा है जिसने कि आम किसानों को तबाह कर दिया, और शरद पवार कृषि मंत्री होते हुए भी जिस ढंग से उनकी पार्टी के लोगों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया, गरीबी पर असंवेदनशीलता दिखाई। देखिए, अब आम लोगों को आप टेकन इनटू ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं जाति और क्षेत्र के आधार पर। और विदर्भ वाले प्रश्न पर मैं कहूँगा, विदर्भ वाले प्रश्न पर कहूँगा, अभी यदि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के बंटवारे की बात करती है तो यह शिवसेना, एनसीपी, मनसे को एक मौका देगा महाराष्ट्र में फिर से संकीर्णतावादी राजनीति को खड़ा करने का। 50 सीटों पर आगे बीजेपी चल रही है, 90 में से 50 सीट, हरियाणा में 84 सीटों के रुझान आ गए हैं। मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, मौसमी के साथ प्रकाश जावड़ेकर जी है। मौसमी, बात कीजिए। हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रविवार का दिन है, सुबह सुबह आप वर्जिश करके आ रहे हैं। जावड़ेकर साहब, आज रविवार के दिन खुशखबरी आएगी बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से, क्योंकि इस देश के राजनीति ने करवट बदल ली है जी, और करवट ये बदली है कि लोग अब सुशासन चाहते, तरक्की चाहते और प्रामाणिक नेतृत्व चाहते हैं। मोदी जी में लोग ये सब देखते हैं और इसलिए एक भरोसा लोग जता रहे। मैंने जितना कैंपेन किया महाराष्ट्र में 20-25 दिन, तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल राजनीति बदल गई है। केवल गठबंधन की राजनीति नहीं बदली है, कुल मिला के देश के लोगों की अपेक्षाएं बदली है। गरीब अब असर्टिव हो गया है, गरीब की एस्पिरेशंस है और उसी को लेकर इलेक्शंस हो रहे हैं।
पर आपको लगता है कि 15 साल का जो तिलिस्म है कांग्रेस का महाराष्ट्र में और हरियाणा में 10 साल का, वो तोड़ पाएंगे आप? एक मेजॉरिटी ला पाएंगे या फिर कहीं बीच में अधर में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का ये खत्म हुआ कुशासन, ये निश्चित है। अब प्रत्यक्ष नंबर आने में 2 घंटे है, तो मैं भी जरा फ्रेश होता हूँ, 10:30 बजे मैं कार्यालय में आऊँगा, तब बात। जावड़ेकर साहब आपकी टीम के कप्तान रहे नरेंद्र मोदी, ताबड़तोड़ रैलियां की उन्होंने। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रैलियों से कंपेयर करें तो कम से कम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा थी। तो आपको लगता है जीत का जो सेहरा होगा, अगर जीत होती है तो किसके मत है? आप वेट करिए, बहुत बड़ी जीत होने वाली है, 11 बजे हम बताएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पे कह रहे थे कि उनको उम्मीद है कि बीजेपी ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा में भी जीत दर्ज करेगी, और इंतज़ार करिए नतीजों के सामने आने का। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। बड़े बड़े कद्दावर नेता हरियाणा में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला पीछे, दुष्यंत चौटाला पीछे, कुलदीप बिश्नोई पीछे, गोपाल कांडा पीछे, ये सभी पीछे चल रहे हैं। और हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल 85 सीटों के रुझान है, यानी 90 में से 85 सीटों के रुझान आ गए हैं, और इसमें बहुमत से बहुत आगे बीजेपी निकल चुकी है। तो यहाँ तो कोई सवाल नहीं है कौन किसके साथ मिलकर काम करेगा। एक सवाल लेकिन हर जहन में होगा, नलिनी जी जरा ध्यान से जरा हमें बताइएगा। INLD के साथ अकाली दल प्रचार कर रही थी, अकाली दल पंजाब में बीजेपी के साथ, दिल्ली में बीजेपी। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, अकाली दल रहेगी साथ में कि पत्ता साथ? गठबंधन हिचकोले खा रहा है इस वक्त अकाली दल का और ये बीजेपी का। हालांकि ये सबसे पुराना है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अब आप देख रहे हैं INLD वहाँ पर खड़े हो गए, भाजपा के खिलाफ खड़ा हो गया शिरोमणि अकाली दल हरियाणा में। तो और बीजेपी ने इतना अच्छा कर रही है हरियाणा में, तो मुझे लगता है कि पंजाब में सीटों पर अकालियों की साख थी, दोनों सीटों पर अकाली पीछे चल रहे हैं। तभी भी अब मुझे लगता है कि अकाली, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में स्वॉलो योर प्राइड, कि अगर अपना वो जो अहंकार है, ये अहम है, वो अपना बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलिए हमने इसको दरकिनार किया, भाजपा ही हमारा सीनियर पार्टनर, हमारी सीनियर पार्टनर, तो बात बनेगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो गठबंधन है ये भी हिचको ले खा रहा है। मित्तल जी, कितने दिन रहेंगे अकाली साथ? नहीं, देखिए, अगर आप इतिहास में जाएं तो अक्सर ये हुआ है कि केंद्र में हमारा गठबंधन रहा है और राज्यों में नहीं रहा है। नहीं, आपने हर को साथ छोड़ा ना, इसलिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। जिससे मुझे अभी तक ध्यान है, दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस हमारे खिलाफ लड़ते थे, केंद्र में हम लोग साथ थे एनडीए की सरकार में। उस दौर में ना चले जाइए, अभी भी बता मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि हरियाणा में अकालियों का हमारा कभी गठबंधन था ही नहीं, तो इसलिए वो लड़े। मुझे सारी अकाली पॉलिटिक्स और भाजपा की पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी कि पंजाब में क्या हो रहा है। नहीं, पर हकीकत ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा में नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी को ये लगने लग गया है कि अकाली से उतना फायदा शायद ना मिले, तो जैसे HJC के साथ हुआ, जैसे शिवसेना के साथ हुआ, अगला अकालियों के साथ होगा। देखिए, कुछ संबंध जो होते हैं वो सिर्फ फायदे और नुकसान के परे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हम लोगों ने करी ना कोशिश, आपने खुद ने देखा हम क्या कह रहे थे कि भाई 127 दे दो। नहीं, उसमें एक जिसमें हमारी क्या गलती थी? पंजाब जवाब देने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। अमित शाह का पहला भाषण कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, बीजेपी अब अपने बूते देश में आना चाहती है, छाना चाहती है। नहीं, उस एकदम किसी को भी करना नहीं, चाहिए। एक बात मैं पंजाब के बारे में कहूँगा। चाहिए। पंजाब की जो सामाजिक संरचना है उसमें अकाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कहीं सामाजिक संरचना में दरार ना आए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार सिखों में एक पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तब तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के गठबंधन को जैसे मराठा गैर मराठा में शिवसेना के साथ पहले हुआ करता था। लेकिन वक्त आते क्योंकि अभी कल प्रसून जी हमने पूछा अमित शाह से कि आप पत्ते खेलते हैं क्या, दिवाली का शौक, क्योंकि काफी मतलब गैम्बलिंग यहाँ पे हुई, इतना बड़ा ये एक नई स्थिति हमें, राहुल देखिए, बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। ये बहस हो रही थी महाराष्ट्र में, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, अगर इन तीनों पार्टियों के आप रुझानों को मिला दें तो ये लोग बहुमत में आ चुके हैं और बीजेपी प्लस 124 पर अटक गई है। ये समीकरण क्या महाराष्ट्र की राजनीति को, अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर अभी से ये मानकर चल रहे हैं, ये रुझान परिणामों में तब्दील हो जाएंगे, तो ये बड़े चौंकाने वाली स्थिति है कि 149 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी आगे चल रहे। क्या थानवी साहब, क्या ऐसी स्थिति कभी आ सकती है कि बीजेपी
ना पहुंच पाए 145 तक और बाकी सब मिल के पहुंच जाइए, ऐसे गठबंधन भी बन सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस शिवसेना को समर्थन कर सकती है क्या? ये सोचने वाली बात है। देखिए, अभी तो ऐसी बाहर कोई से। संभावना है नहीं। जहाँ से जो भी जिक्र हो चुका है। जहाँ से भी और जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उसमें तो मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी सरकार बनाने में। महाराष्ट्र में तो वैसे शुरू से नहीं लगता था, जो संदेह मुझको लगता था वो हरियाणा में था। अब जो हरियाणा में जो है इन लोग की स्थिति ये है, तो महाराष्ट्र में अगर ये माने कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ करके बाकी दल इकट्ठा हो जाएंगे, और शिवसेना और कांग्रेस में मुझे नहीं लगता, कई तरह के और जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस इमरजेंसी के दौर में बाला साहब ने मदद की थी, इंदिरा गांधी की समर्थन भी किया था। नहीं, वो तो पार्टी उनके समर्थन के लिए बनी थी। आरएसएस भी कर चुका है वैसे इंदिरा गांधी की मदद में, आपको बताऊं। नहीं, एक अहम बात यह है प्रसून जी, अगर आप देखें तो 288 में से 284 सीटों के आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं और बीजेपी पटाखे बहुमत फटने तक लगे। नहीं पहुंची है। जी, वही तो कह रहे हैं। बहुमत तक नहीं पहुंची, इसको सैफरन संडे कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर आरएसपी, एसएसएस, आरपीआई के साथ मिलकर भी 125 पर ही है, यानी 144 के आंकड़े से करीब 19। देखिए, ये दृश्य कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। मीडिया देखिए दरवाजे के बाहर है, ठीक है। ये बीजेपी हेडक्वार्टर की एक नई चीज आई है सामने कि किस तरीके से अब वहां पर पुराने दौर की गहमा गहमी खत्म हुई है। पटाखे अब फोड़े जा रहे हैं, मीडिया बाहर पटाखों को घेर रहा है, लेकिन दूसरी स्थिति ये भी है कि मीडिया के लिए ही पूरा का पूरा दफ्तर भी क्रिएट किया गया है बीजेपी के भीतर में कि मीडिया कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर आप रहिए, वहां पर आप रहिए। यानी मीडिया की महत्ता को पहली बार बीजेपी ने समझा, दूसरे राजनीतिक दल समझ भी नहीं पाए। दूसरा सच ये है। नहीं, देखिए मीडिया को हमेशा डिग्रेड करने का काम कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक चौथे स्तंभ के रूप में इसको हमेशा स्वीकार किया है जनसंघ के समय से। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, जो थानवी जी ने कहा कि आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया है। भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि आपातकाल में यदि आरएसएस अंडरग्राउंड मूवमेंट नहीं चलाता तो आपातकाल में क्या देश की स्थिति होती। और आप एक दो चिट्ठियों की बात से नहीं कहा था, मैंने कहा था कांग्रेस की मदद जो है वो आरएसएस कर चुका है और इंदिरा गांधी की। नहीं, वो तो इंदिरा गांधी की। देखिए देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम वामपंथियों की मदद करेंगे, हमारे देश सर्वोपरि है, वो अलग। लेकिन राहुल जी मैं एक शब्द दूंगा, ये भगवा अश्वमेघ चल रहा है देश में, इसको रोकने वाला भी कोई नहीं। पर सुधांशु जी ये बताइए, अगर आपकी 19 सीटें 18 सीटें कम रह गई, अब तो लगभग सारे आंकड़े हमारे साथ हैं, लग रहा है कि पूरी बहुमत शायद आपको महाराष्ट्र में ना मिले, बाकी के आंकड़े कहाँ से आएंगे? देखिए, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? दिल्ली की तरह? नहीं, दिल्ली की तरह जो भी है। देखिए क्या होता है, राजनीतिक वस्तुस्थिति जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता। अगर आंकड़े कम होंगे और कोई समर्थन देने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? जबरदस्ती तो थोड़ी जाके की मेजॉरिटी नहीं आई अभी नहीं। देखिए, चुनावों के नतीजे आखिर तक होते हैं, देखते ना क्या होगा। प्रसून जी आपको क्या लग रहा है, पीछे रह गए 20 सीटें? हमें लग रहा है ये बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति में महाराष्ट्र फंस गया है, और बीजेपी जिस लहजे में अभी जब सारे सीटों के रुझान आ चुके हैं, तो बीजेपी से कहीं ज़्यादा इसमें सबसे बड़े सौदेबाजी की स्थिति में संयोग से शिवसेना आकर खड़ी हो जाएगी, अगर इसे हम परिणाम के तौर पर अगर तब्दील कर देते हैं। प्रसून जी, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लगता है बड़े कम है, 10 आगे, और वो तो हमें लग रहा है वो थोड़े और फिसलेंगे। और ये 10 में वह इंडिपेंडेंट नहीं है जो कि बीजेपी के विद्रोही हों या फिर उनके साथ खड़े राजनीतिक दलों के हों लोग, वो इसमें नहीं है, ये हम आपको बता दें। प्लस इसमें एमआईएम भी है, जो कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो वो उनके साथ वाले नहीं हैं, ये आपसे बोल रहे हैं। खड़से साहब का क्या कहना है, जरा एक मिनट सुन लें। कांग्रेस के नेता माणिकराव ठाकरे दादर के सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अभी दर्शन के बाद बाहर आए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, गणपति बाप्पा से क्या मांगा है? देखिए, आज सभी के लिए, सभी पार्टीज़ के लिए, जो उम्मीदवार है उनके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और सभी ने यही, मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो भी हमारे सिद्धिविनायक के दर्शन लेते हुए इतना ही आशीर्वाद लिया कि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते, वो अच्छी तरीके से जीते, और पूरे महाराष्ट्र राज्य में भाईचारा बना रहे और ये महाराष्ट्र विकसित हो, ये मैंने आशीर्वाद सिद्धिविनायक से दर्शन लेते हुए। सर, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आपको क्या लगता है आज का संडे लकी संडे होगा या फिर ब्लैक संडे होगा कांग्रेस के लिए?
देखिए, ये कोई लकी और ब्लैक इस तरीके से नहीं होता है। जो हर 5 साल में चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद एक गठित होती है असेंबली, और उसी के माध्यम से पूरे राज्य का विकास होता है, उसके तरीके से बातचीत होती है। और वो उसमें तो ये तो है, लोकतंत्र के अंदर तो ये बात तो पक्की है कि हार जीत तो ये तो होती रहती है, लेकिन इस तरीके से पूरा देश आगे बढ़ना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए और पूरे देश में विकास होना चाहिए। यही सभी ने अपेक्षा करनी चाहिए। इसके आधार, मूल आधार जो है हमारा लोकतंत्र है। सर, थोड़ी देर में रिजल्ट बाहर आ जाएंगे, जो आंकड़े हैं वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर कांग्रेस के पास सत्ता नहीं जाती है तो क्या अपोजिशन में बैठने की तैयारी होगी है? देखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम ही सत्ता में आएंगे, ये पूरी हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे तरीके से काम किया है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को ही महाराष्ट्र की जनता जिताएगी। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो भी जिम्मेदारी आती है वो तो निभाई जाती है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से भी निभाई जाएगी। माणिकराव ठाकरे विदर्भ से आते हैं और ये एक बार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस को खुद को बदलने की जरूरत क्यों है। माणिकराव ठाकरे आज से नहीं है अध्यक्ष, पुराने हैं, लेकिन जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं उससे बार लगता है वो उसी घिसी पिटी लाइन पर अब भी चलना चाहते हैं, जिस लाइन पर जनता नकार रही है लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं। ये एक बड़ी मुश्किल है। बहरहाल राहुल, हमें लगता है उन आंकड़ों के जरिए आप समझाइए, क्षेत्रीय विश्लेषण करते हैं। आइए संजय जी, आप हमारे साथ चलिए। हम सबसे पहले महाराष्ट्र के आंकड़े रखते हैं। इस वक्त अगर महाराष्ट्र के टोटल आंकड़ों को देखें तो बीजेपी 84 सीटों पर आगे चल रही है, जहां पर पिछले इलेक्शंस में बीजेपी पीछे थी। 131 पर बीजेपी फिलहाल 144 के आंकड़े से कम। तो ये है वो आंकड़े। पिछली दफ़ा से 85 सीटें ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुमत से 13 सीटें कम। शिवसेना इस वक्त 59 सीटों पर है, पिछली दफ़ा से 15 सीटें ज़्यादा। कांग्रेस 44 सीटों पर है, एनसीपी 39 सीटों पर। जो कोशिश थी एनसीपी की संजय जी कि वो कांग्रेस से आगे हो जाए, वो कोशिश विफल रही। अभी भी मैं कहूँगा कांटे का टक्कर है, हो सकता है आगे भी निकल जाए, लेकिन ये है कि बिल्कुल कांटे का टक्कर दोनों के बीच चल रहा है। तो ये बताइए, अगर ये 131 ही रहता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, 144 तक नहीं पहुंचता, तो बाकी की सीटें कहाँ से आएंगी? शिवसेना से आएंगी या एनसीपी से आएंगी? देखिए, अन्य सबसे पहले तो मुझे लगता है बीजेपी अन्य की तरफ देखेंगे, लेकिन अन्य के में इतनी शायद संख्या नहीं होगी जो बीजेपी को मिल सके और उनको बहुमत मिल सके। प्लस अन्य में हमें याद रखना होगा कुछ सीटों पे एमआईएम के भी कैंडिडेट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अन्य से इनको समर्थन मिल करके इनके जो जादुई आंकड़ा ये पार नहीं कर सकते। आपको लगता है शिवसेना वापस आएगी बीजेपी के पास कभी? ऐसी संभावना है, हो सकता है ऐसी संभावना बने कि दोनों, क्योंकि अभी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए केंद्र सरकार में शिवसेना के मंत्री अभी भी मंत्री बने हुए हैं, तो संबंध पूरी तरह से टूटा नहीं है। अगर ऐसी गुंजाइश हुई तो शायद दोनों मिलकर सरकार बना लें। चलिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों को उठाते हैं एक एक करके। हम रीजन वाइज ब्रेकअप इस वक्त महाराष्ट्र का देखते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र से अगर हम शुरू करें, उत्तरी महाराष्ट्र के आंकड़े देखें तो इस वक्त यहाँ पर संजय जी बीजेपी पिछली दफा से 15 सीटें आगे चल रही। कैमरा उस तरफ है, आप उस तरफ देखिए। 15 सीटें आगे चल रही है, जबकि शिवसेना 5 सीटों पर आगे है, पिछली दफा से 2 सीटें कम। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है, पिछली दफा से 1 सीट कम। एनसीपी 4 सीट पे आगे है, पिछली दफा से 5 सीटें ज्यादा। बार हम देख रहे हैं कि एनसीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में, अगर आप क्षेत्रवार भी अगर हम जाएंगे, चाहे 5-6 क्षेत्र को देख लें, हर इलाकों में बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है। अगर 2009 के विधानसभा के चुनाव की तुलना करेंगे तो हर क्षेत्र में बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और एनसीपी को नुकसान दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार एनसीपी ने काफ़ी अच्छा किया था इन इलाकों में। चलिए इसके बाद अगर हम विदर्भ के इलाके में आते हैं, विदर्भ में बीजेपी ने वायदा किया कम से कम रैलीज में एक अलग राज्य देने का। विदर्भ में बीजेपी पिछली दफा से 19 सीटें आगे चल रही है, पिछली दफा से 19 सीटें आगे चल रही है। राहुल, विदर्भ का अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बीजेपी अन्य क्षेत्रों की तुलना में विदर्भ में उतना अच्छा नहीं कर रही है और विदर्भ में सीटें बटी हुई हैं। अभी जो लीड्स हैं एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इसका खास कारण यही है, बीजेपी शुरुआत में तो कहती रही है कि विदर्भ राज्य हम देंगे, लेकिन आपको पता है चुनाव के दौरान जब ये कैंपेन चल रहा था उस समय उन्होंने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जनता भी कंफ्यूज हो गई कि अलग राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मराठवाड़ा में आते हैं। अगर हम मराठवाड़ा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मराठवाड़ा में इस वक्त बीजेपी 21 सीटों पे आगे चल रही, पिछली दफा से 19 सीटें ज्यादा, यानी कि बहुत गेंस यहां पर बीजेपी को मिले हैं। शिवसेना 12 सीटों पे आगे चल रही, पिछली दफा से 5 सीटें ज्यादा। कांग्रेस 9 सीटों पे आगे, पिछली दफा से 10 सीटें कम। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कांग्रेस को हो रहा है तो मराठवाड़ा के इलाके में हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है अगर आंकड़ों से देखें
कि वो जो इलाका है मराठवाड़ा का इलाका, उसमें कांग्रेस को भारी नुकसान है। मतलब सिर्फ 9 सीटों पे वो आगे हैं और 10 सीटों का उस पर नुकसान दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम कोंकण के इलाके में आते हैं, कोंकण एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त शिवसेना आगे है। ये अहम बात है क्योंकि ये इकलौता ऐसा इलाका, कैमरा उसी तरफ देखते रहिए आप, ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां पर शिवसेना बीजेपी से आगे है। बीजेपी कोंकण की जो 3 लोकसभा सीटें हैं वहां पर ज़्यादा इनरोड्स नहीं बना पाई है। शिवसेना आगे चल रही, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, पिछली दफ़ा से 2 ज़्यादा। हाँ, कोंकण के रिजल्ट अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बहुत कम रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए उस कोंकण के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहना थोड़ा सा शायद जल्दीबाजी होगी। आप देखिए कोंकण के इलाके में बहुत कम गिनतियाँ हो रही हैं, किस कारण से है पता। मुंबई थाने का इलाका शायद अलग है। नहीं, थाने अलग हो गया, पहले थाने कोंकण में माना जाता था, अब थाने को मुंबई के साथ जोड़ के देखते हैं क्योंकि अर्बन ज़्यादा हो गया है, तो कोंकण की 3 सीटें अलग कर दी गई। इस वक्त कोंकण छोटा हो गया, मुंबई थाने को पिछली दफ़ा से बड़ा कर दिया गया है। चलिए आइए, सरकार कैसे बनेगी इस पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये है इस वक्त के आंकड़े, और इस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 139 पे आ गई है। 287 सीटों के आंकड़े हमारे साथ हैं। 140 पर इस वक्त बीजेपी आ गई है, शिवसेना 57 पे है, कांग्रेस 39 पे, एनसीपी 37 पर, एमएनएस 4 पर, अन्य 11 पर। तो बताइए कहां से आएंगे आपके हिसाब से ये आंकड़े? अब आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे गिनती बढ़ रही है, बीजेपी भी जो जादुई आंकड़ा उसके नज़दीक जा रही है। हमें शायद थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है बीजेपी अपने दम पे 145 पार कर जाए, तो इसी के लिए भी शायद थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। और अच्छा, 1 सेकंड दीजिए हमें, हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए आ गया, इसको इंस्टा ट्रैक पैड कहते हैं, और हम एक एक करके पार्टियों को खींचने की कोशिश करते हैं, यहाँ सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। 141 सीटें इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना 58 पर, कांग्रेस 38 पर, एनसीपी 36 पर, एमएनएस से तो राहुल अगर एमएनएस को लाए तो बन गई सरकार। राहुल, अगर ऐसी स्थिति रह जाती है तब अन्य के जो 11 हैं और एमएनएस के पास 4 हैं, शायद ये मिला जुला करके बीजेपी आपको लग रहा है एमएनएस आ जाएगी क्योंकि एमएनएस ने अटैक किया काफी मोदी पर। अगर एमएनएस ना भी आए तो अन्य के पास 11 सीटें अभी दिखाई पड़ रही हैं, 155 और ये 155 ये बन गई सरकार। ये एक तरीका है, लेकिन अन्य को अगर हम बाहर कर देते हैं, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप शिवसेना को ले आइए, शिवसेना को ले आइए, तो ये एक ऑप्शन है कि ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। अब देखिए 142 सीटों सरकार बन गई आपकी, 142 सीटों पे बीजेपी अभी आगे चल रही है। अगर शिवसेना को जोड़ दें तब तो ये 200 से भी पार हो जाता है आंकड़ा, और ये 210 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। एक जो शरद पवार की उम्मीद थी वो ये कि बीजेपी थोड़ी पीछे रह जाए और एनसीपी की मदद की जरूरत पड़े, तो 35 सीटें एनसीपी की आ गई, फिर अब 178 हो गए। ये एक और उनकी कोशिश थी, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि अब बीजेपी देखिए धीरे धीरे पे तो आ ही गई। अब देखिए धीरे धीरे आंकड़ा 145 को पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्राफिक्स वालों ने इतनी मेहनत से ग्राफिक बनाई कि कैसे बनेगी सरकार, ज्यादा काम का है नहीं, लग रहा है कि 142 तक तो ये लोग पहुंच गए। शायद वोटरों ने ज्यादा मदद की है बीजेपी की, ग्राफिक्स वालों की मदद की जो मेहनत है वो खराब कर दी, क्योंकि 142 पर अगर आ गई है तो हो सकता है कि अगले आधे घंटे से 45 मिनट में ये 142 का आंकड़ा 144 के पार हो जाए, और एक सीट भी 144 से पार हो गई। तो प्रसून जी, आपको लगता है कि मिशन महाराष्ट्र कामयाब रहा? जी बिल्कुल, और 142 141 ये लगातार चल रहा है, लेकिन 140 प्लस का मतलब ही है कि सरकार देखिए अपने बूते बना लिया, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। दूसरी तरफ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अन्य की संख्या में भी इस दौर में इजाफा हुआ है, और एनसीपी घट रही है। एनसीपी जो कि 40 तक एक वक्त आ गई थी, वो इस वक्त 34 पर है। कांग्रेस भी 40 तक आई थी, वह भी 34 पर आई है। लेकिन शिवसेना अपनी पुरानी परिस्थितियों को लगातार छू रही है। 67 सीट अगर शिवसेना ले आती है तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर शिवसेना होगी। ये शिवसेना की एक अपनी निजी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन बीजेपी शिवसेना का एक साथ आना इसलिए महत्वपूर्ण अब होगा क्योंकि अनंत गीते देखिए दिल्ली में छोड़ेंगे नहीं। एक सभा में कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर की जानकारी आई कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। इसका मतलब बहुत साफ है कि शिवसेना साथ चलेगी, और 2/3 का मतलब फिर बहुत साफ है कि आपको विधानसभा में कभी कोई अड़चन आएगी नहीं पॉलिसीगत डिसीजंस लेने में, चाहे जो भी आप जिस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो ये बीजेपी चाहेगी नहीं कि शिवसेना अलग थलग रहे और कहीं विपक्ष में बैठे, दोनों एक साथ चाहेंगे कि एक साथ। फिर देखिए बड़ा मुश्किल है, फिर 135 पर आ गए, लेकिन इन दोनों का देखिए साथ रहेगा, विधानसभा के भीतर जरूर रहेगा। प्रसून, मैं आपसे कहना चाहूँ कि चाहेगी नहीं भाजपा कि शिवसेना अब अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि आप लोकसभा में राज्यसभा में देखिए वो नहीं चाहेगी कि AIADMK के साथ मिल जाए वगैरह, वो तो चाहती है कि शिवसेना साथ में रहे।
और राज्यसभा का भी तो आप एक नज़र डाल दीजिए, एक देश की जो राजनीति चलेगी, ताकि उनको वहाँ ना मुश्किल हो, इसलिए वो नहीं चाहेगी कि शिवसेना। चलिए ये देखना होगा, लेकिन एक शख्स ऐसा था, एक मिनट जरा सुधांशु जी, ओम माथुर एक ऐसे शख्स थे जो लगातार इस पूरी डील को कर रहे थे कि साथ रहना है नहीं रहना है, और उन्हें उनकी बड़ी भूमिका थी। याद लोग करें तो पहले रूडी को भेजा गया था, फिर ओम माथुर खुद पहुंच गए थे वहां पर, जिस समय शिवसेना के साथ गठबंधन रहे या ना रहे। संजय, आप बात कीजिए, ओम माथुर के साथ हैं आप। महाराष्ट्र विधानसभा की उभरती तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस पूरे चुनाव में बीजेपी के प्रचार की कमान संभालने वाले ओम माथुर जी से। माथुर साहब, किस तरह का रुझान देखकर आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं, क्या रहेगा? देखिए, आज का रुझान ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया है। ये पूरा रुझान विकास के लिए रुझान है। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बने, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बने, उसका रुझान है। और पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है। और पिछले 150 दिनों में जो मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है, उसके प्रति लोगों की एक भावना जगी है कि महाराष्ट्र भी हमारा विकास की ओर आगे बढ़े, और उसी का ये परिणाम अब आप सबके सामने आ रहा है। ये जो सीटें धनाधन मिल रही हैं, तो शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का फायदा मिला है आपको? शिवसेना के प्रति जो नाराजगी थी लोगों की, क्या? देखिए, ये सारी चीजें अब बीत गई, ये सब चीजें पीछे रह गई। हमने प्रयत्न किया था, लेकिन अब इन चीजों को याद करने का कोई औचित्य नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना प्रगाढ़ विश्वास प्रकट किया है। जिस तरह से शिवसेना ने नरम रुख दिखाया है, तो ऐसे में कितनी उम्मीदें लगती हैं कि जब सरकार बनेगी तो आप शिवसेना को फिर से छोटे भाई की तरह गले लगाएंगे? मुझे लगता है कि राजनीति में चुनाव लड़ते समय कई प्रकार के वाद विवाद होते हैं।